आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पार्टी में टूट की खबरों के बीच उद्धव गुट ने कल दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया जा चुका है। जो सांसद बैठक में नहीं आएंगे उनके खिलाफ पार्टी अनुशासन की कार्रवाई कर सकती है। ये बैठक कल सुबह 11 बजे बुलाई गई है। उद्धव गुट के कुल सांसदों की संख्या 9 है, जिनमें 3 सांसद संजय राउत के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे हैं। बाकी 6 के बारे में खबर है कि वो बागी हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने, क्योंकि जब जब बात मातोश्री पर आती है संकट की, तो संजय राउत खुल करके सामने आते हैं, संकट मोचन की तरह काम करते हैं। लेकिन इस बार वो कितने सफल हो पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि पिछली बार जब नाराजगी थी तब ये था कि शिवसेना उद्धव गुट, शिवसेना कैसे कांग्रेस के साथ अलायंस करती है तो सांसदों की यहाँ पर वो नाराजगी थी। लेकिन इस बार जो नाराजगी है सांसदों की, उस नाराजगी को दूर नहीं किया गया। सांसद तमाम ये शिकायत करते रहे, ये आरोप लगाते रहे कि हमारी बात मातोश्री तक पहुंचने में बहुत हमें तकलीफों का सामना करना पड़ता है, आलाकमान हमारी बात नहीं सुन पाते। उद्धव ठाकरे गुट में टूट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर में बागियों से मिल सकते हैं स्पीकर। लोकसभा स्पीकर अपने घर से निकल चुके हैं। थोड़ी देर में दफ्तर में उनसे मुलाकात होगी। घर से संसद स्थित दफ्तर के लिए निकले हैं लोकसभा स्पीकर। उद्धव ठाकरे गुट में टूट से जुड़ी हुई है बड़ी खबर आपको देते हैं। अब से थोड़ी देर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के मुलाकात हो सकती है। शिवसेना यूबीटी ग्रुप के बागी सांसदों के साथ ये मुलाकात किसी भी वक्त, ये तस्वीर आपके सामने होगी। तो एक तरफ संजय राउत ये कह रहे हैं कि टूट नहीं होगा, जो बाकी के सांसद हैं उन्हें भी हम मना लेंगे, उनसे बातचीत हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो खबर मिल रही है, लोकसभा स्पीकर अपने घर से निकल चुके हैं और संसद से दफ्तर के लिए वो निकले हैं और तमाम वो जो सांसद हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत उनकी होगी। हमारे सहयोगी सचिन चौधरी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अनामिका गौड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, तो अभी जो खबर आई है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला निकल चुके अपने घर से दफ्तर के लिए। उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी सांसद जो हैं वो 3 कौन से हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अरविंद सावंत हैं, अनिल देसाई हैं और इसके अलावा वाजे हैं। तो क्या इसके अलावा जितने सांसद हैं अब ये मानकर चलें, ये आज बैठक करेंगे, अपनी बगावत अब प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर देंगे? देखिए, इसके लिए अभी थोड़ी देर का इंतजार करना होगा। लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, वो अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं और अभी ये तो क्लियर हो गया है कि उद्धव ठाकरे गुट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने सांसद आए। हो सकता है कि जो सांसद, जैसे कि राजा व वाजे से अभी भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर वो नहीं भी आते हैं तो 2/3 यानी कि 6 का आंकड़ा शिंदे शिवसेना का दावा है कि उनके पास है, उनकी गुप्त बैठक चल रही है और किसी भी वक्त ये एक लेटर जा सकता है, वो सांसद वहाँ पर मिलने के लिए जा सकते हैं। तो थोड़ी देर हमें इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ये पिक्चर पूरी क्लियर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से संकेत है कि इस ऑपरेशन को आज अंजाम दे दिया जाएगा। बिल्कुल सचिन, आप बने रहिए हमारे साथ। अनामिका गौड़ भी हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, लोकसभा स्पीकर के घर के बाहर आपकी मौजूदगी है, वहां से क्या लेटेस्ट अपडेट्स मिल पा रहा है? क्योंकि मान्यता मिल जाए ऐसे जो बागी सांसद हैं, उनकी यही कोशिश है आज लोकसभा स्पीकर से बातचीत करके। बिल्कुल, पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा स्पीकर के घर पे बागी सांसदों की मुलाकात होगी, क्योंकि उन्हें फिजिकली आना है, वो लेटर देना है जिसमें उन सभी सांसदों के साइन होंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि 2/3 बहुमत उनके पास है। लेकिन यहाँ से जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, वो अब पार्लियामेंट जा चुके हैं, अपने दफ्तर जा चुके हैं। यूबीटी की तरफ से भी आज स्पीकर से मिलने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन क्योंकि 11 बजे की उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें समय मिला है, लेकिन 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो यूबीटी के बागी और साथी सांसद है वो सभी पार्लियामेंट में लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पार्टी में बगावत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, उद्धव गुट आग बबूला है। संजय राउत बागी सांसदों के लिए गाली गलौज कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, संजय राउत ने बागी सांसदों को बकायदा गाली दी और फिर उस वक्त जो वहां पर पत्रकार मौजूद थे उन्होंने अपनी असहजता दिखाई।
संजय राउत ने बिना वक्त गवाए क्या बोला कि नहीं, इसको काटना नहीं है, इसे एडिट मत करना, सबको सुनाना। संजय राउत इतने बिफरे हुए थे कि उन्होंने डंके की चोट पर बागी सांसदों को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गाली दी। सुनिए संजय राउत का बयान। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करणार। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करणार। गिरी ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत म्हणतात, हा नादानपणा म्हणतात का, ही जी दडपोकगिरी ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत म्हणतात, हा नादानपणा म्हणतात। उद्धव ठाकरेंनी आमच्या अब आप देखें ये तेवर हैं इस वक्त संजय राउत के, गाली दे रहे हैं, गाली देने के बाद भी कह रहे हैं उसे एडिट मत करना। सचिन ये तेवर बता रहा है, लेकिन इस तेवर का क्या अगर आपकी पार्टी के अंदर ताकत नहीं रह जाती? ये ठीक है आप बयानबाजी करते रहे, गुस्सा जाहिर करते रहे, लेकिन पार्टी का जो ग्राफ है जिस तरह से वो नीचे आकर गिर रहा है, इससे अगर सुधर जाता तो बहुत अच्छी बात थी। संजय राउत और 2 गालियां दे देते। सचिन, प्रतापराव जाधव ने कल एक बयान दिया था, वो बयान में वो यही कह रहे थे कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसको तोड़ने में, उसको खत्म करने में संजय राउत की काफ़ी भूमिका है। संजय राउत जो है इस पार्टी को ख़त्म कर देंगे। जिस तरह के भाषा का वो प्रयोग करते हैं, चाहे अपने नेताओं के लिए हो या फिर विपक्षी नेताओं के लिए हो, तो कहीं ना कहीं इससे जो शिवसैनिक है, जो विधायक है या सांसद है, वो भी आहत होते हैं। और यही बात उन्होंने कही आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही बात उन्होंने दिखी। एक तरह से उन्होंने चेतावनी भरी अंदाज में कहा, कुछ जगह पर है गालियों का, अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया है। उन्होंने कहा कि अब ये नहीं सहा जाएगा, इनको सबक सिखाया जाएगा, जनता भी इनको सबक सिखाएगी। दूसरा, उन्होंने कानूनी लड़ाई की उनको एक चेतावनी दी है और उस तरह से कदम भी वो उठा रहे हैं। और संजय राउत का जो बयान है, संजय राउत को लेकर हमेशा जो उद्धव ठाकरे के दूसरे नेता हो या फिर एकनाथ शिंदे के नेता हो या फिर बीजेपी के नेता हो, यही कहते हैं कि संजय राउत ही एक दिन ये पूरी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको खत्म करने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर ये ऑपरेशन अब अमल में आ जाता है तो कहीं ना कहीं इस बात को भी लोग उठाएंगे, बोलेंगे कि हाँ, ये संजय राउत की जिम्मेदारी इस पार्टी को नहीं आई है। इसका कारण है कि उनको भी पता है कि कुछ सांसद जो है वो हमारे संपर्क से बाहर है, वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। और ये जो कह रहे हैं कि 50 जो है करोड़ की ऑफर की गई है, 15 जो करोड़ है उनको एडवांस में दिए गए हैं, तो ये सांसद जो है ये इस बात को जब ये अगर अलग गुट बनाते तो इस कदम को उठाएंगे कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं था। हम पहले से कह रहे थे कि हम तो उद्धव ठाकरे जी के साथ थे, लेकिन इस तरह से हमारे ऊपर अगर कोई अपशब्द कहेगा, हमें धमकियां देगा, हमें चेतावनी देगा, हमारे ऊपर इस तरह से आरोप लगाएगा, तो हमारे पास क्या विकल्प बनता है। तो कहीं ना कहीं उनको एक मुद्दा जो है बना बनाया वो संजय राउत के बयान से मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब थोड़ी देर में इंतजार करना होगा कि आखिर कब ये फैसले की घड़ी आती है, कब वहां पर स्पीकर को मिला जाता है और कब लेटर दिया जाता है। लेकिन उनके बयान से, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो तय है कि जिस तरह से वो बौखलाहट देखी, उनको भले भांति पता है कि पार्टी में फूट होने वाली है। जी सचिन, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर अनामिका जरा जानकारी दें, क्या वहां पे कोई हलचल होनी शुरू हुई है, होने वाली है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, लोकसभा स्पीकर पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं, वो अभी अपने दफ्तर में मौजूद है और उम्मीद की जा रही है कि दोनों जो यूपीटी के साथी सांसद हैं और जो बागी सांसद हैं उन दोनों को समय दिया जाएगा, क्योंकि आज मीटिंग के लिए कहा भी गया था। लेकिन ये मीटिंग कब होगी, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि घर पे मीटिंग होगी, जो 6 सांसद हैं वो घर पे आएंगे, चिट्ठी लेके आएंगे, अपने 2/3 बहुमत को साबित करेंगे। लेकिन ये मीटिंग घर पे नहीं हुई। अब उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में पार्लियामेंट से एक तस्वीर आ सकती है जो ये साफ कर देगी कि ये टूट कितनी बड़ी है और जो टूट की बातें कही जा रही है
है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई दी, क्योंकि केवल 3 ही सांसद पीसी में मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ऐसे में ये 6 सांसद कहाँ हैं, क्योंकि कल से इन्हें संपर्क करने की भी कोशिश की जा रही है। दिल्ली में सभी सांसद के घर हैं, हम उनके घर में गए, लेकिन कोई भी सांसद अपने घर में मौजूद नहीं था। तो ये उम्मीद की जा रही है कि संजय यादव जो है वो बागी सांसदों के गुट को लीड कर रहे हैं और वही उन्हें पार्लियामेंट। अनामिका, और जिस भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए नजर आए, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी में रहते हुए इन सांसदों को क्या रिस्पेक्ट मिलती होगी, उनकी कितनी सुनी जाती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका और अनामिका आप दोनों का। अब बात अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की, जिसकी जांच एफआईटी ने तेज कर दी है। मामले में एफआईटी मंदिर से जुड़े हुए लोगों से लगातार पूछताछ में जुटी है। आज एफआईटी की जांच का तीसरा दिन है। एफआईटी की टीम मंदिर के सीसीटीवी खंगाल रही है। एफआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई लोगों से एफआईटी ने मंगलवार को पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले 5 से 6 कर्मचारियों के मनी ट्रेल खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिस दान पात्र से 5 से 6 लाख रुपए निकलते थे, उनमें चोरी के बाद 2 से 3 लाख रुपए ही निकल पा रहे थे। इसलिए एफआईटी सभी कर्मचारियों के ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाल रही है। साथ ही उनकी तरफ से किए गए बड़े खर्चे की भी जांच हो रही है। और दूसरी तरफ ये देखिए कि मामले में राम जन्मभूमि थाने में 3 शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। अब एसआईटी इस पूरे मामले को लीड करते हुए इस पर गहनता से जांच कर रही है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में किस किस का क्या क्या रोल है वो आपको बता दें। चढ़ावा चोरी में कितने किरदार शामिल थे और किसकी क्या जिम्मेदारी थी, एसआईटी ये सब कुछ पता लगा रही है। 10 या फिर 20 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा कर्मचारी एसआईटी के रडार पर हैं और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों और सेवादारों से लगातार एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। मामले में अब तक 3 शिकायतें अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में दर्ज करवाई गई हैं। करणी सेना और कांग्रेस ने चढ़ावा चोरी के मामले में जांच की तहरीर दी है, जबकि तीसरी शिकायत धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे की तरफ से दी गई है। 7 करोड़ रुपए तो केवल सामने आया है, बाकी और भी चोरी हुई, लंबी चोरी हुई है। उसी के लिए मैं थाने में आया हूं कि ये जो एसआईटी की जांच हो रही है गंभीर विषय नहीं है। गंभीर विषय यह है कि ये चारों चोर सामने हैं। अनिल मिश्रा, चंपत राय, टिन्नू यादव, गोपाल राव, ये चारों चोर सामने हैं। जिस तरह राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हुआ था, उस तरह राम जन्मभूमि के चोरों के खिलाफ आंदोलन होगा। इन्होंने सबसे बड़ा अपराध किया, इस देश का सबसे घिनौना अपराध है, जिन्होंने 150 करोड़ हिंदुओं की उनकी आध्यात्मिक उन्नति का रोड़ा बन करके यज्ञ का परिश्रम का भाग यानी धर्म का भाग लूटा है। तो राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है और सफाई दी है। टिन्नू यादव ने यह बताया कि आखिर इतना पैसा उसके पास आया कहां से। मेरे पास इतना पैसा कहां से आया इसके बारे में बता रहा हूं। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा में इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं। सारा इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान इनका निर्णय करेंगे। चूंकि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए बड़े बड़े लोगों पर उंगली उठ रही है, इसलिए इस पर शिकायत और सियासत दोनों तेज है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो गोबर से भी चोरी की रकम निकल रही है। जिन लोगों ने चोरी की वो प्रभावशाली लोग हैं। सरकारी अफसर उनकी जांच कैसे करेंगे, इसलिए उन्हें एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था, वहाँ एसआईटी बन रही है। और देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है, डबल इंजन की डबल टंकी है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं। और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं,
उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा? अब तो सुना है कंडे में पैसे निकल रहे हैं, गोबर में पैसे निकल रहे हैं। क्या 21 जून को नीट का पेपर लीक प्रूफ हो पाएगा? क्या इस बार लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत पर पानी नहीं फिरेगा? क्या इस बार परीक्षा में एनटीए पास हो पाएगा? इन तमाम सवालों के बीच नीट की रे एग्जाम से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें वायुसेना के जवान नीट के पेपर्स को अलग अलग शहरों में पहुंचा रहे हैं और अब तक 200 से ज्यादा उड़ानें भर करके वायुसेना ने पेपर्स को 20 से ज्यादा शहरों में पहुंचा दिया है। आज शाम तक वायुसेना का ये जो मिशन है वो चलेगा। इस बीच सरकार ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर अस्थायी बैन लगा दिया है। 22 जून तक टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। 30 जून तक मैसेज एडिट नहीं कर सकेंगे। 21 जून को नीट का री एग्जामिनेशन होना है। लाखों छात्रों के भविष्य से इस बार खिलवाड़ नहीं होगा, यह वादा एनटीए ने किया है। 3 मई को नीट का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद सरकार ने उसे रद्द कर दिया था। 21 जून को री एग्जामिनेशन होना है, लिहाजा इस बार कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। सरकार ने दावा किया है कि हर हाल में लीक प्रूफ परीक्षा करवाई जाएगी। इसके लिए वायुसेना को लगाया गया है, जिसके विमान लगातार नीट का पेपर शहर शहर पहुंचा रहे हैं। तो टेलीग्राम पर बैन लग गया है। नीट पेपर में इस बार कोई लीक ना हो, इसके लिए इस बार तो शिक्षा मंत्री से लेकर पूरे शिक्षा मंत्रालय, एनटीए, सबकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और सवाल यही है कि किस तारीख की बड़ी समय, ये जो है 21 तारीख का समय बड़ा नजदीक है और इससे पहले कैसे लीक प्रूफ इंतजाम किया जा सके, जिसमें टेलीग्राम पर बैन लगने से लेकर वायुसेना के विमानों के जरिए परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने का जिम्मा। और इसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब तक देखिए 200 से ज्यादा उड़ानें भर करके वायुसेना ने पेपर्स को 20 से ज्यादा अलग अलग शहरों में पहुंचाने का काम कर दिया है और आज शाम तक वायुसेना का ये मिशन चलता रहेगा। यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। यूपी में शहर शहर अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरज रहा है। बड़ी खबर वाराणसी से है। वाराणसी में रेलवे की जमीन पर बनी हुई अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है। मस्जिद में नोटिस चस्पा किया गया और 20 जून तक रेलवे की जमीन से मस्जिद को हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। रेलवे की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि काशी रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट की ओर सर्कुलेटिंग एरिया के पास रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया है। और नोटिस में यह दावा किया गया है कि यह स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों में बाधा बन रहा है। रेलवे ने 20 जून मस्जिद हटाने का वक्त दिया था। दूसरी ओर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने भी रेलवे के नोटिस के बगल में अपना जवाब चस्पा कर दिया और कमेटी ने यह साफ कह दिया है कि यदि मस्जिद को हटाने की कोशिश की जाती है तो वो हर स्तर पर कानूनी लड़ाई लड़ेगी। अब देखिए यूपी में अवैध मस्जिद, मजार, मदरसे को लेकर के प्रशासन काफी एक्शन मोड में है। वाराणसी के अलावा आगरा और गाजियाबाद में भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। आगरा में 250 साल पुरानी मजार को भी हटाने की प्रक्रिया की गई। और बड़ी खबर आगरा से आ रही है। आगरा में बीच सड़क पर बनी तकरीबन 250 साल पुरानी मजार को प्रशासन ने हटवा दिया है। करीब आधे घंटे में मजार को 60 से 70 फीट दूर एक दरगाह परिसर में शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल सड़क हादसे और ट्रैफिक जाम होने की शिकायतों के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। बुलडोजर से खोदकर मजार के पत्थर को निकाला गया। पूरी कार्रवाई के दौरान मौके पर 4 थानों की फोर्स मौजूद रही। आगरा कॉलेज के सामने एमजी रोड पर स्थित मजार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस संबंध में कोर्ट में याचिका भी डाली गई थी। प्रशासन ने जांच के बाद दोनों पक्षों से बातचीत की। सहमति बनने पर मजार को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। और अब बड़ी खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। 25 साल पुराने मस्जिद पर प्रशासन ने ये बुलडोजर चलाया। बताया जा रहा है कि मदरसा सरकारी जमीन पर बना हुआ था और इसके लिए नोटिस भी दिया गया था, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद मदरसों को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस के अनुसार मदरसे में कोई मौजूद नहीं था। आसपास के लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक लंबे समय से यहाँ कोई नहीं आ रहा था। जिसने ये बनवाया था उसकी मौत हो चुकी है। खाली कराई गई जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
गाजियाबाद के कुशलिया इलाके में अवैध रूप से बने मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मदरसा तकरीबन 20-25 साल से यहाँ पर अवैध तरीके से बनाया गया था। ये मदरसे को जो है आज यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। कई बार इस मदरसे को जो है नोटिस दिया गया था, जो उसके संचालक थे। फिलहाल ये मदरसा हालांकि संचालित नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं कि जो बुलडोजर है वो पूरी तरह से अपना काम कर रहा है। और ये जो मदरसा है, बताया जा रहा है कि जो ये ज़मीन थी वो जो गाँव का कूड़ा इकट्ठा होता है, जिन्हें खत्ते बोलते हैं, और उसके अलावा जो रास्ते की सरकारी ज़मीन थी उस पर अवैध तरीके से ये मदरसा बनाया गया था। 4-5 साल पहले तक ये मदरसा यहाँ पर संचालित भी होता था। इसके अलावा इलाके में किसी भी तरह की कोई घटना ना उसको देखते हुए फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। बुलडोजर अपना पूरी तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर जो एसडीएम सदर है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है? देखिए, ये ग्राम कुशलिया में ये गाटा संख्या 1061 और 1067 है, जो कि खाद के गड्ढे और रास्ते की भूमि के रूप में राजस्व अभिलेखों में वर्णित है। तो हमने पाया कि यामीन पुत्र गनी के द्वारा यहाँ पर ये अवैध मदरसा निर्मित किया गया था, जिसकी हमने पैमाइश कराई और सभी विधिक कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत आज हमने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। अब खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां बारातियों पर हमले का मामला सामने आया। बारातियों और स्थानीय लोगों के बीच कुछ कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। मारपीट के दौरान यहां पर अफरा तफरी भी मच गई। गुस्साए स्थानीय लोगों ने कारों में तोड़फोड़ कर दी। इससे 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस मारपीट में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। मारपीट के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये विवाद कार का दरवाजा खोलने को लेकर हुआ। बारातियों की कारों पर हुए हमले से इस इलाके में सनसनी है। बनेगी सारी चीजें तो बना। और अब बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां पर एक सिरफिरे ने घर में घुसकर 2 बहनों को गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि रिश्ता टूटने से वो काफी नाराज था, जिसके बाद उसे इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से आरोपी जॉनी मौके से फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी करीब आधे घंटे तक गली में घूमकर रेकी करता रहा। इसके बाद वह घर के ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। आरोपी जॉनी के हाथ में हथियार देखकर दोनों बहनों ने दरवाजा बंद कर लिया। आरोपी ने खिड़की का शीशा तोड़कर दोनों बहनों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने की वजह से दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।